total well-being in all aspects of reproduction, socially, है ना, mentally, physically and as well as behaviorally. फॉर एग्जाम्पल जैसे सिंगल गर्ल चाइल्ड के पेरेंट्स को स्कूल फीस, ट्यूशन फीस माफ होती है. पिक प्रेगनेंसीज, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज का मतलब है बेटा इसमें अगर इम्प्लांटेशन यूटरस के अलावा कहीं और जगह हुआ है तो यूटरस में भी फंडिक रीजन, जो यूटरस का छत है, सीलिंग है, वहाँ इम्प्लांटेशन सबसे सूटेबल इम्प्लांटेशन होता है. यहाँ ICSI भी माइक्रोस्कोपिक वे में हमने स्पर्म को डायरेक्टली साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम में ट्रांसफर कराया है. हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्लास. आई होप आप सब हेल्दी हो और बहुत खुश हो. तो बच्चों, नीट माइंड मैप में आज टाइम है और वक्त है कि हम जो दूसरा चैप्टर है हमारा 12th के सिलेबस का उसको कंप्लीट करें, और वो चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ. आप सबको पता होगा पिछले क्लास में हमने ऑलरेडी ह्यूमन रिप्रोडक्शन कर लिया था. तो लेट्स नाउ टॉक अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ हियर. तो सबसे पहले जो टॉपिक्स बेटा आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं वहाँ पे ऑब्वियसली रिप्रोडक्टिव हेल्थ का डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे. वी विल टॉक अबाउट RCH, है ना. RCH क्या है, फुल फॉर्म क्या है, कब ये आया, है ना, इंडियन गवर्नमेंट ने कब इसको एडमिनिस्टर किया और इसमें एक्चुअली में क्या क्या चीज़ें आती है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग MTP, हम बात करेंगे STDs के बारे में जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है. वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट बर्थ कंट्रोल मेथड या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में बेटा हम बात करने वाले हैं. बर्थ कंट्रोल मेथड्स, राइट, एंड ऑफ कोर्स इनफर्टिलिटी और उनकी इनफर्टिलिटी को कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्ट, दैट इज योर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी. तो बिना किसी डीले के ये छोटे छोटे टॉपिक्स जो हमारे इस चैप्टर से है उसको चलो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले बेटा अगर हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें, अगर आपको याद होगा हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में ह्यूमन हेल्थ का एक डेफिनेशन पढ़ा था, इफ यू ऑल रिमेंबर दैट. तो यहाँ भी बच्चों हम लोगों ने एक डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है कि इट्स द कंप्लीट वेलबींग. कंप्लीट वेलबींग सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी, सोशली भी, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स में. और ये सारे एस्पेक्ट्स कौन से एस्पेक्ट की हम बात कर रहे हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड. तो अगर हमने इसकी डेफिनेशन को देखा जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से ने अप्रूव किया हुआ है इस डेफिनेशन को, उसके अकॉर्डिंग है ये टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सोशली, है ना, मेंटली, फिजिकली एंड एज वेल एज बिहेवियरली. अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कई सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा हर एक कंट्री के गवर्नमेंट को, और उन प्रॉब्लम से जूझने के लिए उन्होंने कई सारी स्ट्रैटेजीज भी बनाई थी, है ना. जो प्रॉब्लम्स बेसिकली जो मेन प्रॉब्लम है वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, राइट. तो उस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बढ़ते हुए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन प्लस STDs, है ना, क्योंकि नॉलेज नहीं है प्रॉपर, सेफ सेक्स क्या होता है या सेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या होता है, इसकी नॉलेज नहीं है. एजुकेशन लेवल काफ़ी लो है, पॉवर्टी है, सब कुछ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से ही ये सारी चीज़ें रिलेटेड है. अगर बढ़ेगी, जनता बढ़ेगी, नौकरियां उतनी है नहीं, ऑफकोर्स पॉवर्टी बढ़ेगी, एजुकेशन नहीं मिलेगा, है ना. क्योंकि एजुकेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो कई सारी मिसकॉन्सेप्शंस बिल्ड होते हैं, है ना. उससे STDs वगैरह भी फैल सकते हैं, अर्ली मैरिज हो सकता है, वो हेल्थ ऑफ द चाइल्ड एंड हेल्थ ऑफ द मदर के लिए भी हार्मफुल है. ये सारी प्रॉब्लम्स रिलेटेड है. तो इन प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए कई सारी स्ट्रैटेजीज भी हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने फॉलो की. फॉर एग्जाम्पल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम सबसे पहले लाया गया 1951 में, लेकिन इसमें बहुत लिमिटेशंस थी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में, जिसमें बताया तो गया था कि हम दो हमारे दो, या जो भी फैमिली है वो छोटी रखे, कितनी छोटी रखे वो उन्होंने मेंशन नहीं किया. या फैमिली में भी अगर बच्चा पैदा हो भी रहा है माँ से, लेकिन वो माँ क्या हेल्दी है, क्या वो माँ जो है, वो जो मदर है वो एक प्रॉपर एज में आ चुकी है, क्या वो एज बच्चा कैरी करने के लिए अप्रोप्रिएट है, ये सारी चीज़ें नहीं थी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में. इसीलिए इसको थोड़ा और मॉडर्नाइज किया गया, इसको हम लोग थोड़ा और इम्प्रूव किया हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने, और तब जाके आया RCH, दैट इज योर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर.
RCHS, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। इसके अकॉर्डिंग कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाई गई जो इन सारी प्रॉब्लम से जूझ सके, राइट। तो स्ट्रैटेजीज क्या थी? क्रिएटिंग अ रिप्रोडक्शन रिलेटेड अवेयरनेस बाय गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज के द्वारा और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन से रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करना है। अवेयरनेस रिप्रोडक्शन से क्या क्रिएट हो सकता है कि एक तो सेफ सेक्स प्रैक्टिस क्या है, राइट, मैरिजेबल एज क्या है, राइट, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर क्या होती है कि आफ्टर बर्थ भी मदर को हेल्थ केयर की जरूरत है, जो जो बच्चा पैदा हुआ है, जो प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल केयर इंपॉर्टेंट है, ये सारी कुछ अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। यूज ऑफ कॉन्डम्स, दैट इज व्हाट सेफ सेक्स इज ऑल अबाउट। एसटीडीज के बारे में जानकारी देना, ये सारी अवेयरनेस क्रिएट करने का काम उन्होंने लिया। नेक्स्ट, प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी, राइट। रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी तभी हो पाएगा अगर जो अभी पोस्ट नेटल केयर अगर हमने प्रोवाइड किया मदर को भी और बच्चे को भी, जो नवजात शिशु है उनको भी। सेक्स एजुकेशन एट स्कूल लेवल, क्योंकि ये जो एडोलेसेंस टाइम है ये काफ़ी ही बहुत ही एक क्रूशियल टाइम होता है, एक रिस्की टाइम होता है। इसी वक्त सेक्स के बारे में या आपके सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्स रिलेटेड बहुत सारी मिसकंसेप्शंस होती है, उन सारे मिसकंसेप्शंस को दूर करने के लिए, एक्चुअल नॉलेज देने के लिए सेक्स एजुकेशन या एडोलेसेंस एजुकेशन स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल में जरूरी है। ये भी स्ट्रैटेजी अपनाई गई, ठीक है। देन एजुकेट पीपल फॉर सोशल कॉन्शियसनेस अबाउट सेफ कंसेप्शन, चाइल्ड बर्थ एंड पोस्ट नेटल चाइल्ड एंड मदर हेल्थ केयर। यही मैं अभी आपको बता रही थी, राइट। ये सारे आपके रिप्रोडक्शन रिलेटेड अवेयरनेस में ही आता है, राइट। इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू फीमेल एज वेल, फीमेल चाइल्ड के लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, ताकि ये जो एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन हमारे सोसाइटी में होता है, फीमेल फिटिसाइड, जिससे इतनी आपकी सबसे गंदी क्राइम जो क्रिएट हो जाती है फीमेल फिटिसाइड का, ये भी रोक सके। तो इसीलिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर द फीमेल चाइल्ड एज वेल। अब मैंने क्या बोला, ये स्ट्रैटेजीज इसीलिए अपनाएगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा था। एंड सबसे मेन प्रॉब्लम, नंबर 1 प्रॉब्लम था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, और उसी से रिलेटेड बाकी सारी प्रॉब्लम्स आती है ना। पॉवर्टी से लेके, अंडर एज मैरिज से लेके, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इंक्रीज होने से लेके, ये सारी जो प्रॉब्लम्स, अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स है, वो मेन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से ही आती है। तो वर्ल्ड में देखा गया 1900s में पूरे वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन था वो अराउंड 2 बिलियंस था, और वही पॉपुलेशन वर्ल्ड की 2000 साल आते आते, एक सेंचुरी के बाद अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट अराउंड 6 बिलियन हो गया था, ठीक है। तो ये जो 6 बिलियन सिर्फ वर्ल्ड का पॉपुलेशन था 2000, उसमें अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन तो इंडिया का ही था। पूरे वर्ल्ड का 6 बिलियन में से 1 बिलियन तो इंडिया का ही था 2000 में। और एक्चुअली 1947 जब हमारी इंडिपेंडेंस हुई थी, उस वक्त जब देखा गया सिर्फ इंडिया का पॉपुलेशन जो कि अप्रोक्सीमेटली 350 मिलियन थी, वो 2000 साल आते आते, ये देखो ये 1947 में लिया गया था, वो 2000 साल आते आते अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन क्रॉस कर गया। ये एक ह्यूज लीप था, ये एक धक्का था, एक नॉक था डोर में गवर्नमेंट का कि यार इतना ज्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया है आफ्टर इंडिपेंडेंस, इससे कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी और मैनेज करना प्रॉब्लम होगा और काफी ज्यादा इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। तो क्या किया गवर्नमेंट ने, फिर ये सब स्ट्रैटेजीज फॉलो करवाई। इसीलिए 1951 में ही ये प्रोग्राम आ गया, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, और उसको फिर बाद में इम्प्रूव भी किया गया। तो इस इम्प्रूवमेंट के वजह से देखा कि 2000 से 2011 में जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है इंडिया में, वो काफी हद तक मैनेज किया गया है, लेकिन ओनली मार्जिनल, सिर्फ मार्जिनल। अगर आप देखो 11 सालों में ये और बढ़ सकती थी, लेकिन उससे सिर्फ 1.2 बिलियन ही बढ़ा, लेकिन बढ़ा ना, ज्यादा तो घटा नहीं, मार्जिनली ही वो बस घट पाया है, उससे ज्यादा नहीं, राइट। और ये 2011 में वर्ल्ड का पॉपुलेशन 7.2 बिलियन क्रॉस किया, उसमें इंडिया का उस हिसाब से अगर हम देखें तो थोड़ा मार्जिनली ही इंक्रीज किया है, और ये और इंक्रीज कर सकता था, लेकिन क्योंकि हमने ये स्ट्रैटेजीज फॉलो कर ली तो वो मार्जिनली इंक्रीज हो पाया है।
राइट। अब प्रॉब्लम ये है कि ये ऐसा हुआ क्यों, इतना ज्यादा इंक्रीज हुआ क्यों था, और ये भी क्यों इंक्रीज हुआ, है ना, थोड़ा बहुत ही हुआ लेकिन हुआ तो सही। दैट रीजन वॉज ड्यू टू इम्प्रूव्ड, ये सारी स्ट्रैटेजीज फॉलो करने के वजह से जो इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ हुई, हम प्रॉपर चाइल्ड के हेल्थ केयर, मदर की हेल्थ केयर प्रॉपर दे रहे, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो चुकी है। तो इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ हुई तो ऑब्वियसली अब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट घट रही है, क्योंकि हम हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं ना। पहले बहुत ज़्यादा ऐसा देखा जाता था कि माए बच्चा पैदा करते वक्त बहुत ज़्यादा डेथ होते थे, वो मोर्टेलिटी रेट काफ़ी कम हो गई क्योंकि हम हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। तो उस वजह से उसको भी हम इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ बोल सकते हैं। इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटीज विद बेटर लिविंग कंडीशंस, वही हेल्थ केयर में आया। डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हम पोस्ट नेटल केयर जो है मदर को भी दे रहे हैं और जो न्यू बॉर्न चाइल्ड है उसको भी प्रोवाइड कर रहा है, इसीलिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी घट रहा है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी घट रही है। इस वजह से ही ये इंक्रीज हुआ था 2000 में, क्योंकि ये प्रोग्राम पहले ही आ गया था। अब हम क्या कर सकते हैं, अब देखो हेल्थ फैसिलिटीज को, इसका मतलब तो ये नहीं कि हम चलो हेल्थ फैसिलिटीज हटा लेते फिर मरने लगेंगे कम हो जाएगा, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। हमने ये सारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज दी ताकि हम एक क्वालिटी लाइफ, एक इम्प्रूव्ड लाइफ, एक डेवलपिंग इंडिया बना सके। तो दूसरी प्रॉब्लम्स, इन सारी प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने के लिए दूसरी मेजर्स अपनाई गई। वो क्या मेजर्स है, सबसे पहले तो क्या बोलते हैं, मोटिवेट किया गया छोटी फैमिलीज को, स्मॉलर फैमिलीज को इंसेंटिव्स वगैरह दिए गए। फॉर एग्जांपल जैसे सिंगल गर्ल चाइल्ड के पेरेंट्स को स्कूल फीस, ट्यूशन फीस माफ होती है, तो इस तरह के इंसेंटिव्स दिए जाते थे, है ना। तो ये इंसेंटिव से क्या होगा, लोग सोचेंगे ठीक है एक ही बच्चा करते हैं, और अगर फीमेल है तो हम फीमेल फिटिसाइड नहीं करेंगे, जो कि बहुत गंदा मिसकंसेप्शन है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि एक ही बच्चा रखेंगे तो लालच हो रहा है ना, फैमिलीज को इंसेंटिव मिल रही थी, अच्छी बात है। तो उस तरह से हमने कंट्रोल किया। फिर अवेयरनेस स्लोगन दिया गया, हम दो हमारे दो, है ना, स्मॉल फैमिलीज आर हेल्दी फैमिलीज, बेटर फैमिली, उस तरफ से। और बहुत सारे ऐसे फैमिली है जिन्होंने वन चाइल्ड नॉर्म को भी अपनाया, चाहे इंसेंटिव के वजह से, चाहे कि ठीक है पॉपुलेशन, अपने खुद के अवेयरनेस से कि यार पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, वन चाइल्ड इज एनफ, हमारी क्वालिटी अच्छी होगी, हम उस एक बच्चे को एक अच्छी जिंदगी दे सकते हैं। दो होगा तो ऑब्वियसली खर्चा ज्यादा होगा एंड एवरीथिंग, क्योंकि बहुत फैसिलिटीज आपको हेल्थ केयर देनी है, एजुकेशन प्रॉपर देना है बच्चे को, एक अच्छी शिक्षा देनी है। तो वन चाइल्ड नॉर्म ज्यादा बेटर तरीके से अपनाए तो हम एक ही बच्चे को सबसे बेस्ट जिंदगी दे सकते हैं, राइट। तो मेनी कपल्स दे हैव अडॉप्टेड वन चाइल्ड नॉर्म, right? Then there is also awareness and availability of contraceptive methods. Contraceptive methods भी यूज किए गए ताकि एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी या गैप बिटवीन प्रेगनेंसीज भी हो सके, या बच्चा अगर ना लेना हो किसी भी कपल को एक के बाद तो वो रोक सके उस चीज को। मैरिजेबल एज भी थोड़ा इंक्रीज करा दिया गया, पहले तो 18 ईयर्स था फॉर फीमेल एंड मेल्स के लिए 21 ईयर्स, अब वो भी ज़्यादा इंक्रीज करा दिया गया है। कि पहले अर्ली मैरिज होता था तो उस वजह से भी पॉपुलेशन जल्दी इंक्रीज हो रही थी, या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट वगैरह भी आपके बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, क्योंकि छोटे बच्चे, वो खुद ही बच्ची है, वो फिर एक बच्चे को जन्म दे रही है, उसका हेल्थ नहीं ले पाता है उतना सारा चीज़, राइट। तो इस तरह के कंट्रोल मेजर्स भी अपनाए गए इन सारे प्रॉब्लम्स, ये बढ़ते जो पॉपुलेशन बढ़ा है, इन सारे बढ़ते पॉपुलेशन पे रोक लगाने के लिए। और इन सब रोक के बाद ही देखा गया कि सिर्फ मार्जिनल इंक्रीज ही हुआ है, बस, ज़्यादा भी हो सकता था बट इन रोक के वजह से मार्जिनल हुआ है। नाउ उसके अलावा भी स्टैट्यूटरी बैन ऑन इलीगल यूसेज ऑफ एमनियोसेंटेसिस भी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि ये एमनियोसेंटेसिस है क्या, है ना। और ये हमने बैन, स्टैट्यूटरी बैन क्यों लगाया है। स्टैट्यूटरी बैन का मतलब ये है कि पूरी तरह से बैन नहीं है, ये इलीगल यूज पे बैन है ना। जो एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस है, अगर आप देखो इस प्रोसेस के थ्रू हम लोग जान सकते हैं अगर फीटस में कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज है या नहीं है। क्यों जान रहे हैं, क्योंकि अगर कुछ एबनॉर्मलिटीज है और उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना मदर के हेल्थ के लिए रिस्की हो सकता है, तब जाके हम उस एमनियोसेंटेसिस के द्वारा पता लगा सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है एंड हम उस चाइल्ड को एमटीपी या इंड्यूस्ड एबॉर्शन भी उस फीटस का करवा सकते हैं। बिकॉज
बिकॉज द कंटिन्यूटी ऑफ द प्रेगनेंसी मे बी रिस्कियर फॉर द मदर एज वेल एज द फीटस। इसीलिए स्टैट्यूटरी बैन लगाया गया। ये तो गुड यूज था ना जो मैंने बताया। इलीगल यूज उसका था कि सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाता था, जिसके वजह से लोग फीमेल फीटिसाइड, अगर फीमेल फीटस है तो वो अबॉर्शन करवा लेते थे अपना, राइट। सो दैट उस पे बैन लगाई गई है। प्लस और भी कई सारे इंडियन गवर्नमेंट ने बताया है कि एमनियोसेंटेसिस का अगर जरूरी है ना, एमनियोसेंटेसिस करना, तो वो हमेशा 2 एक्सपर्ट एंड सर्टिफाइड डॉक्टर करे, और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वही 2 एक्सपर्ट डॉक्टर से उस चीज का एमटीपी करवाए प्रॉपर तरीके से। तो इसीलिए स्टैट्यूटरी बैन यहां पे लिखा गया है, ठीक है। लीगल राइट ऑफ एमटीपी, है ना, लीगल राइट ऑफ एमटीपी वही है आपकी आपकी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये तभी जरूरत है अगर द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी इज रिस्कियर फॉर द मदर एज वेल एज द फीटस, तभी ये लीगल राइट मिले उनको, राइट। प्रिवेंशन ऑफ एसटीडीज, तो ये सारे एक्चुअली इसी स्ट्रैटेजीज में ही आया है, हेल्थ केयर स्ट्रैटेजीज का ही ये पार्ट है, ठीक है। नाउ एमनियोसेंटेसिस के बारे में मैं आपको बता रही थी। तो एमनियोसेंटेसिस का जो प्रोसेस है, सबसे पहले इसमें क्या होता है, जो एमनियोटिक सैक के अंदर जो एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है, वो एमनियोटिक सैक इज फिल्ड विद अ फ्लूइड, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड। तो वो फ्लूइड को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, और जब हम उस फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं एमनियोटिक फ्लूइड में, बिकॉज उसमें आपके फीटल स्किन के सेल्स तैर रहे होते हैं, क्योंकि एमनियोटिक सैक के अंदर फीटस ग्रो हो रहा है ना, एम्ब्रियो ग्रो हो रहा है। तो जब 14 to 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसी चल रहा होता है मदर का, या जेस्टेशन चल रहा होता है, उस टाइम हम ये एमनियोटिक फ्लूइड एक्सट्रैक्ट करते हैं। उस फ्लूइड में प्रेजेंट होता है कुछ फीटल सेल्स, स्पेशली द स्किन सेल ऑफ द फीटस, द एक्टोडर्मल सेल, लेकिन है तो फीटस का सेल। तो वो सेल की हम कैरियोटाइपिंग करते हैं, मतलब क्रोमोसोम नंबरिंग करेंगे। हर एक क्रोमोसोम, जो 46 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, वो क्रोमोसोम दिखता है ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम। उसी सेक्स क्रोमोसोम से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है कि एक्स एक्स है या फिर एक्स वाई है। इसी से तो पता चलता है सेक्स, राइट। लेकिन ये इलीगल यूज है, इन इंडिया इट इज इलीगल। बाकी देशों में ये सेक्स डिटर्मिनेशन होता है एंड दे आल्सो सेलिब्रेट इट, बिकॉज उनमें वो प्रॉब्लम नहीं है ना फीमेल फिटिसाइड वाली, बट यहाँ है, इसीलिए बैन लगाया गया है उस पे, उस इलीगल यूज पे, ठीक है। एंड उस पर्टिकुलर क्रोमोसोम की कैरियोटाइपिंग करके, इट्स नॉट फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन एक्चुअली, एमनियोसेंटेसिस टू डिटेक्ट क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। ऑटोसोम्स में या सेक्स क्रोमोसोम्स में क्या कोई एबनॉर्मलिटीज है, क्या कोई जीन म्यूटेशन है, यही पता करते हैं। तो वो पता करके हमें किस किस तरह की डिजीजेस के बारे में पता चलता है, डिसऑर्डर्स के बारे में। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है कि नहीं, दैट मीन्स 47 सेट ऑफ क्रोमोसोम है क्या, 2 एक्स और 1 वाई। टर्नर सिंड्रोम है कि नहीं, 45 सेट ऑफ क्रोमोसोम, एक्स ओ, 1 एक्स गायब है उसमें, ठीक है। एडवर्ड सिंड्रोम है कि नहीं, पटाउ सिंड्रोम है कि नहीं, डाउन सिंड्रोम है कि नहीं, 21st क्रोमोसोम की ट्रायोसोमी। इस तरह के डिसऑर्डर्स डिटेक्ट करने के लिए होता है, राइट। तो इसकी पॉजिटिव एप्लीकेशन ये सारी चीजें हैं, हेल्प्स टू डिटेक्ट एनी कंजेनाइटल डिजीजेस। यही जो मैं डिजीजेस के बारे में आपको बता रही थी, क्लाइनफेल्टर, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एटसेट्रा, राइट। एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स इन द फीटस, फिनाइलकीटोन्यूरिया, इस तरह के डिसऑर्डर्स पकड़ने के लिए। लेकिन इसकी नेगेटिव एप्लीकेशन या मिसयूज भी तो वर्ल्ड कर रही है ना, स्पेशली यहाँ पे, एंड दैट इज इलीगल सेक्स डिटर्मिनेशन विच लीड्स टू इंक्रीज्ड फीमेल फीटिसाइड। यही मैं आपको बता रही थी। तो इसीलिए इस इलीगल यूज के लिए ही उसमें स्टैट्यूटरी बैन लगाया गया है। अब कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो है वो भी हमने देखे कि कॉन्ट्रासेप्शन के यूज से भी हमने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने से रोका है, राइट। तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या है? जनरली कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आपके 2 तरह के होते हैं। एक टेम्परेरी जो रिवर्सिबल है, मतलब हम इस मेथड को इस्तेमाल करके या तो कंसीव होने से मतलब रोक सकते हैं, कंसीव नहीं करना चाहते, अनवांटेड प्रेगनेंसीज नहीं चाहिए तो उसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। प्लस वी कैन स्पेस बिटवीन प्रेगनेंसीज, एक बच्चा हो गया है, वी वांट टू ग्रो दैट चाइल्ड हेल्दीली, प्रॉपरली, है ना, प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर अच्छे तरह से ग्रो करेंगे, देन वी कैन थिंक ऑफ अनदर चाइल्ड। तो ये स्पेस करने के लिए बिटवीन 2 प्रेगनेंसीज भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो आपकी परमानेंट या स्टेरिलाइजेशन मेथड है ना, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो ये जो प्रोसेस यहाँ पे आपको मैंने बता रही हूँ, दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इट इज इरिवर्सिबल, ठीक है, इट इज इरिवर्सिबल। इसे हम
बदल नहीं सकते, परमानेंट है ये, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन मेथड भी हम उसे बोलते हैं। तो पहले हम कुछ आपके रिवर्सिबल प्रोसेसेस के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हमारा नेचुरल मेथड आता है। नेचुरल मेथड का एम क्या है? नेचुरल मेथड का एम है कि हम गैमीट्स को मिलने नहीं देंगे, है ना। गैमीट्स को हम सेम टाइम पे आने ही नहीं देंगे मिलने के लिए, ठीक है। तो उसमें हम लोग कोइटस इंटरप्टस फॉलो कर सकते हैं, जिसको हम विथड्रॉवल मेथड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बिफोर द स्पर्म और सीमेन इज इजैकुलेटेड, द पीनस इज विथड्रॉन फ्रॉम द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो जिसके वजह से सीमेन जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक पहुंचा ही नहीं। तो अगर फीमेल ओव्यूलेट कर रही है, उसका गैमीट निकला हुआ है ओवम, लेकिन स्पर्म आया ही नहीं, तो हमने दोनों गैमीट को मिलाया ही नहीं, स्पर्म तो बाहर इजैकुलेट हुआ है। तो दैट इज coitus interruptus. We have the meeting of gametes are prevented. Periodic abstinence में भी हम वैसा ही कर रहे हैं। Periodic abstinence में क्या करें? The couple is abstaining, मतलब avoiding from having unprotected sexual intercourse during the fertile period. ये fertile period क्या होता है? 10th to 17th डे। मतलब हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा था कि 14th डे को ओव्यूलेशन हो रहा है, राइट। तो ये 14th डे के ओव्यूलेशन हार्मोनल चेंजेस की वजह से आगे पीछे भी हो सकता है, राइट। उस वजह से 3 दिन आगे 3 दिन पीछे, 10 से 17, या फिर अगर स्पर्म सपोज 12वें दिन आ चुका है, स्पर्म की लाइफ स्पैन 72 आवर्स होती है, 3 दिन होती है ना, अप्रोक्सीमेटली। तो अगर 12वें दिन को स्पर्म आया है और 14th डे को ओव्यूलेशन हो रहा है, दैट मीन्स अभी भी चांसेस है फर्टिलाइजेशन का। इसीलिए 3 दिन पहले 3 दिन बाद एब्सटेन फ्रॉम हैविंग अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। दैट इज वाई पीरियोडिक एब्सटिनेंस। अगेन हमने स्पर्म एंड ओवम को मिलने नहीं दिया। इसको रिदम मेथड या कैलेंडर मेथड भी बोलते हैं। लास्ट में आता है आपकी लैक्टेशनल एमेनोरिया। इसमें भी स्पर्म और ओवम को मिलने कैसे नहीं दिया जा रहा है? द कपल कैन हैव अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ आफ्टर पार्चुरेशन। जो फीमेल है उसका फर्स्ट पार्चुरेशन, फर्स्ट बर्थ जो उसने दिया है, फर्स्ट डिलीवरी जो चाइल्ड की हुई है, उसके बाद दे कैन हैव अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स फॉर 6 मंथ, क्योंकि ये 6 महीने में उसका ओव्यूलेशन साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी अभी पार्चुरेशन हुई है। इतना हाई लेवल ऑफ उसमें प्रोलैक्टिन प्रेजेंट है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन प्रेजेंट है, दैट मेनली प्रोलैक्टिन एक्चुअली कि जीएनआरएच को रोक के रखा हुआ है। जीएनआरएच हाइपोथैलेमस से रुक गया, मतलब एफएसएच एलएच बन ही नहीं रहा है। नो एफएसएच मतलब कोई फॉलिकुलर ग्रोथ ही नहीं हो रहा है, ओव्यूलेशन ही नहीं होगा, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल 6 मंथ तक रुका हुआ है। उसके बाद प्रोलैक्टिन धीरे धीरे कम होती रहती है, जीएनआरएच फिर बढ़ जाएगा। तो ऐसा नहीं कि 6 मंथ के बाद हेवी लैक्टेशन नहीं हो रहा है लैक्टेशन, बट नॉट हेवी, ठीक है। उसमें प्रोलैक्टिन प्रेजेंट है, लेकिन प्रोलैक्टिन इज लेस इन अमाउंट और जीएनआरएच सर्ज हो चुका है और आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो इन तीनों प्रोसेस में हमने गैमीट्स को मिलने नहीं दिया, सेम टाइम पे नहीं लाया, लेकिन बैरियर मेथड में भी हम मीटिंग करना अवॉइड करते हैं गैमीट्स का, बट यहाँ पे एक फिजिकल बैरियर प्रेजेंट है। इट इज सेम बट विद द हेल्प ऑफ अ बैरियर। सेम मतलब इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द मीटिंग ऑफ गैमीट्स बट विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स। बैरियर्स जैसे कि कॉन्डम्स जो मेल फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है, जैसे कि डायाफ्राम्स ओनली फॉर फीमेल जो यूट्रस एंड सर्विक्स को कवर कर रही है, वजाइनल वॉल्व भी वही कर रही है, फीमेल के लिए अवेलेबल है, सर्वाइकल कैप्स भी फीमेल के लिए अवेलेबल है, इट्स ओनली कवरिंग द सर्विक्स एंड द यूट्रस, ठीक है। इसमें भी हमने स्पर्म को मिलने नहीं दिया ओवम से, एक फिजिकल बैरियर के थ्रू। नेक्स्ट आता है आपकी आईयूडीज। आईयूडीज कैसे काम करती है? ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ये स्पर्म की मूवमेंट की एबिलिटी को सप्रेस करेगी। इट सप्रेसेस द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म, जो कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। नेक्स्ट, इट मेक्स द यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, है ना। यूट्रस से कंटिन्यूअसली शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम करवाएगी ईदर वाया हार्मोन, ठीक है, जिस वजह से इम्प्लांटेशन हो नहीं पाएगा, क्योंकि एंडोमेट्रियम चाहिए ना फॉर इम्प्लांटेशन। तो इसके लिए कुछ हार्मोनल आईयूडीज हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल 20 म्यूग्राम। एलएनजी मतलब लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल, जो प्रोजेस्टीन का ही प्रीकर्सर है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोजेस्टासर्ट भी एक तरह का हार्मोनल आईयूडी है। नॉन हार्मोनल आईयूडीज में लिप्स लूप आ जाता है। तो लिप्स लूप एक्चुअली कैसे काम करेगा? कोई हार्मोन तो रिलीज कर नहीं रहा है, लेकिन ये सिलिकॉन शेप का, जो एस शेप का एक स्ट्रक्चर सिलिकॉन डिवाइस प्रेजेंट है यूट्रस के अंदर, इंट्रायूटेराइन डिवाइस, ये एक फॉरेन बॉडी है। तो यूट्रस इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो एंटीबॉडी सिलिकॉन को तो नहीं मार सकता ना, जो स्पर्म आ रहा होगा उस पर अटैक कर देगा,
तो इसीलिए उसकी जो एक्टिविटी है, एंटीबॉडी एक्टिविटी या जो फैगोसाइटिक एक्टिविटी है यूटरस के अंदर, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो मेन वही काम आपका कर रहा है आईयूडी। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज मेनली स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर रही है, जैसे कि कॉपर टी एंड मल्टीलोड 375। उसके बाद आ जाता है आपकी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कैसे काम करती है, बर्थ कंट्रोल कैसे करती है? इट यूजुअली इनहिबिट्स ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मोस्टली हार्मोनल प्रिपरेशन होती है। इसमें या तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन होगा या सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन ओनली वाले ये पिल्स होंगे या ड्रग्स होंगे। ये जो आपके पिल्स है, इनका काम ही है ओव्यूलेशन को रोकना। एक तो हाई अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन क्या काम करता है, प्रोजेस्टेरॉन हमेशा एलएच को रोकेगा। नो एलएच मीन्स नो ओव्यूलेशन, कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा ही नहीं, ग्राफियन फॉलिकल का भी रप्चर ही नहीं होगा, तो ओव्यूलेशन को रोका उसने। मोर प्रोजेस्टेरॉन, एलएच को क्योंकि उसने बंद कर दिया है तो और नया प्रोजेस्टेरॉन बन नहीं रहा है। इतना लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इज नॉट एनफ फॉर थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। प्रोजेस्टेरॉन जैसे ही ड्रॉप होता है एंडोमेट्रियम आपकी शेड होने लगती है, तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत ही कम है। हमने क्या देखा था, प्रोजेस्टेरॉन धीरे धीरे बढ़ रहा है 14th डे के बाद, तो वो एक नॉर्मल लेवल ही रहेगा यहाँ पे। इतना लेवल इज नॉट एनफ टू मेंटेन द एंडोमेट्रियल थिकनिंग, है ना, इसीलिए इम्प्लांटेशन भी नहीं होने देगा वो। तो इसमें आपकी जो प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन की कॉम्बिनेशन पिल या सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन पिल, ये डेली पिल्स होती है। 21 डेज का साइकिल होता है जिसमें ये पिल्स खाना होता है, राइट। लास्ट 7 डेज या 5 डेज में आयरन पिल्स लेना होता है। लेकिन हमारे CDRI दैट इज सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ इंडिया ने एक नॉन स्टेरॉइडल ड्रग भी इसने बनाया है, दैट इज योर सहेली। सहेली जो है एक नॉन स्टेरॉइडल, मतलब कोई हार्मोन वाली OCP नहीं है ये। तो कैसे काम करती है सहेली जो है बेटा, ये एक तो वंस इन अ वीक पिल है, डेली लेने की जरूरत नहीं है। ये पिल कैसे काम करता है, इसमें हार्मोन नहीं है लेकिन एक तरह का केमिकल प्रेजेंट है जिसका नाम है सेंटक्रोमैन। ये और मेलॉक्सिफिन फैमिली को बिलोंग करता है। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फंक्शन समझाने के लिए मैं बोल रही हूं कि हार्मोन नहीं है तो कैसे ओव्यूलेशन रोक रहा है, कैसे आपके इम्प्लांटेशन को रोक रहा है। तो इसमें प्रेजेंट होता है एक केमिकल जिसका नाम है सेंटक्रोमैन। वो ईस्ट्रोजन इनहिबिटर होता है, ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर को इनहिबिट कर देता है। तो अगर ईस्ट्रोजन बाइंड ही नहीं कर पाया यूटेराइन एपिथेलियम के ऊपर आके, तो कैसे थिकनिंग होगी यूटेराइन एंडोमेट्रियम की? नहीं होगी थिकनिंग। तो वैसे ही वो इम्प्लांटेशन रोक रही है ना, थिकनिंग नहीं हुआ एंडोमेट्रियम की तो इम्प्लांट कहाँ करेगा ब्लास्टोसिस्ट, तो उसे ही वो रोक रही है। कौन रोक रहा है? सेंटक्रोमैन। इट इज एक्चुअली blocking the estrogen receptor. It's a estrogen receptor modulator, हम उसे यूजुअली बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है इम्प्लांट्स एंड इंजेक्टेबल्स। इसमें भी हॉर्मोन्स ही प्रेजेंट है, सेम मोड ऑफ एक्शन लाइक OCP, मतलब यही ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ओनली जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बट इफेक्टिव फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। ये देखो डेली पिल है या वंस इन अ वीक है, ये 5 साल 3 साल 2 महीना 3 महीना काम करता है, डिपेंडिंग ऑन। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंजेक्शंस ले रहे हो, ये वही ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन कॉम्बिनेशन या प्रोजेस्टेरॉन ओनली है। अगर डेपो-प्रोवेरा जो इंजेक्टेबल्स अगर आप हार्मोन ले रहे हो, वो 3 महीने 2 महीने तक इफेक्टिव है। और आपको पता है ये इंजेक्टेबल्स जो है वो मस्क्यूलर है, इंट्रामस्क्यूलर है, वेन में नहीं देते हैं, ये इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शंस है, ठीक है। और अगर हम इम्प्लांट्स यूज कर रहे हैं, इम्प्लांट्स जैसे कि इम्प्लानॉन, नॉरप्लांट, ये सारे 3 साल या 5 साल तक इफेक्टिव रहते हैं। तो इनका मोड ऑफ एक्टिविटी इनके जैसा ही है, इनहिबिट्स ओव्यूलेशन इम्प्लांटेशन, बट इट इज इफेक्टिव फॉर लॉन्गर टाइम। अब ये आपके सारे के सारे रिवर्सिबल प्रोसेस थे। एक और रिवर्सिबल प्रोसेस है जो सिर्फ इमरजेंसी में ही लिया जाता है, वो है तो यही पिल्स ही एंड आईयूडीज एंड पिल्स ही ले सकते हैं हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के अकॉर्डिंग, बट इसकी डोसेज हाई होती है। डोसेज ऑफ दी हॉर्मोन्स आर काफी हाई। क्यों? बिकॉज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर ओनली एडमिनिस्टर्ड विद इन 72 आवर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर रेप इंडिविजुअल्स के लिए, अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। और अगर आप देखो यहाँ पे इरिवर्सिबल प्रोसेस, अनफॉर्चुनेटली बिकॉज रेप इज एन अनफॉर्चुनेट इवेंट ना,
है ना, क्या कर सकते हैं। तो ये आपकी इरिवर्सिबल प्रोसेस की अगर हम बात करें, परमानेंट स्टेरिलाइजेशन मेथड जिसको हम दोबारा फिक्स नहीं कर सकते हैं, वो है आपकी वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी हम मेल्स में देखते हैं जिसमें वैस डिफरेंस इज कट एंड टाइड, एंड ट्यूबेक्टोमी हम बेटा देखते हैं फीमेल्स में जिसमें द फैलोपियन ट्यूब इज कट एंड टाइड। इसमें हमने गैमीट के ट्रांसपोर्ट को रोका है, गैमीट प्रोडक्शन नहीं रोकी है, गैमीट प्रोडक्शन चल रही है। हमने गोनैड्स को नहीं रिमूव किया है, हमने गोनैड्स को ट्रांसपोर्ट होने वाले डक्ट को कट किया है, ठीक है। तो सीमेन विल बी देयर बट सीमेन विल नॉट हैव एनी स्पर्म, अगर हम वैसेक्टोमी की बात करें। फैलोपियन ट्यूब में ओवरी से ओवम रिलीज हो रहा है बट वो आपके फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला तक आ नहीं पा रहा है, हमने उसको कट कर दिया, वो ब्लॉक हो गया है उसका जगह, ठीक है, फाइन। अब एमटीपीज की जो मैं बात कर रही थी, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अगर कॉन्ट्रासेप्टिव्स वगैरह के बाद भी अगर हो जाता है प्रेगनेंसी, और वो प्रेगनेंसी सपोज चाह के ही उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव किया है इस चाइल्ड को, बट द कंटिन्यूटी ऑफ द प्रेगनेंसी मे बी रिस्कियर फॉर द मदर। मे बी एमनियोसेंटेसिस में पकड़ा गया कि देयर इज अ क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम या कोई और मेटाबॉलिकल फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है बच्चे को, एंड दैट कुड बी रिस्कियर फॉर द मदर, है ना। ऐसा नहीं कि डाउन सिंड्रोम बच्चे को एमटीपीज करा रहे, दे आर, बच्चे आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, दे आर ऑल्सो एज हेल्दी एज अस, बट हाँ देर इज सर्टन लिमिटेशंस फॉर देम ऑफ कोर्स, एंड दे आर ऑल्सो मोर प्रोन टू सर्टन डिसऑर्डर्स और डिजीजेस ऑल्सो। लेकिन अगर कंटिन्यूएशन ऑफ एनी प्रेगनेंसी इज रिस्कियर फॉर द मदर, उस केस में हम एमटीपीज कर सकते हैं, या फिर फॉर रेप विक्टिम्स के लिए भी एमटीपीज अलाउड है, ठीक है। तो एमटीपीज, द रीजन फॉर एमटीपीज आर फॉर रेप इंडिविजुअल्स, फॉर रेप नॉट इंडिविजुअल, विक्टिम्स मैं यूज करूंगी वर्ड यहाँ पे, जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज के लिए, हार्मफुल प्रेगनेंसीज दैट कुड बी रिस्कियर फॉर द मदर और द फीटस, तो मैंने आपको वही बताया, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट ने लीगलाइज किया था एमटीपी को 1971 में, ठीक है, लीगलाइज किया था कि हाँ एमटीपी आप कर सकते हो अगर ये कंडीशंस है तो। लेकिन सेफ एमटीपी जो है वो 12 वीक्स तक ही है, 12 वीक्स मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ही वो सेफ माना जाता है। दैट मीन्स अगर वो पहले ट्राइमेस्टर में 3 मंथ्स में अगर बच्चे को अबॉर्ट कराया गया, इंड्यूस अबॉर्शन किया गया, इंड्यूस अबॉर्शन का मतलब ये एमटीपी जो कि मेडिकली कराया जा रहा है, तो दैट मीन्स the mother will not suffer from any long lasting disorders or effect या कुछ प्रॉब्लम, बिकॉज इतनी इंटीमेट इम्प्लांटेशन की कनेक्शन नहीं होती है, कोरियोनिक विलाई का इतना इंटीमेट कनेक्शन नहीं होता है। लेकिन अगर उसके बाद पकड़ा गया, सपोज 12 वीक्स के बाद पता चला कि कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज है, या अब पता चल रहा है कि अब प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करेंगे तो मदर के लिए रिस्कियर है, तो 24 वीक्स तक भी कर सकते हैं, कैन बी डन, बट इट इज मोर रिस्कियर फॉर द मदर, ठीक है। ये मदर के लिए काफी ज्यादा रिस्की हो जाती है ऑफ कोर्स, क्योंकि इंटीमेट कनेक्शन ज्यादा हो गया है ना। नाउ अब ये जो आपकी अप टू 24 वीक्स है, इसे करने का अमेंडमेंट एक्ट 2017 में दिया गया, ठीक है। 2017 में गवर्नमेंट ने अलाउ किया इस एक्ट को, बोला कि कराया जा सकता है बट इट इज मोर रिस्कियर। तो याद रखिएगा, इट इज सेफ अप टू 12 वीक्स बट इट इज मोर रिस्कियर इफ इट इज डन आफ्टर 24 वीक्स, ठीक है। और इसका मिसयूज क्या है, सबसे बड़ा मिसयूज क्या है एमटीपी का, फीमेल फिटिसाइड, एमनियोसेंटेसिस से इलीगली पता करा लिया, एंड अगर फीमेल है तो abortion. So that is the most lethal and the most inappropriate misuse of MTP. एसटीडीज की अगर हम बात करें, एसटीडीज आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, इसको हम वेनेरियल डिजीजेस भी बोल सकते हैं या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस भी बोल सकते हैं। ये अनअवेयरनेस अबाउट सेफ सेक्स के वजह से ही ये सारी डिसऑर्डर्स पॉसिबल है, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ सिम्टम्स होते हैं आपके जो पता चलता है, बाय द वे एसटीडीज आर वेरी हाई इन एज ग्रुप बिटवीन 15 to 24, जो एडोलेसेंस ग्रुप हम देख रहे हैं, राइट। तो उनमें ज्यादा ये रिस्की होती है, एंड सिम्टम्स आर ऑलवेज अर्ली, जो सिम्टम्स है उसमें हमेशा इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग इन द जेनाइटल रीजन, जिसको लोग यूजुअली सोचते हैं नॉर्मल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, नॉर्मल
कॉमन टॉयलेट्स यूज करने की वजह से ये हुआ होगा तो इग्नोर कर देते हैं, राइट, क्योंकि ये सारे उससे मैच करता है अर्ली सिम्टम्स जो है। लेकिन जो लेटर आपके कॉम्प्लिकेशंस है ये अर्ली सिम्टम्स थे, और जो लेटर कॉम्प्लिकेशंस आते हैं जिसमें आपकी बहुत सारी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेस, पेल्विक ऑर्गन्स या पेल्विक रीजन में इन्फ्लामेटरी डिजीजेस, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज का मतलब है बेटा इसमें अगर इम्प्लांटेशन यूट्रस के अलावा कहीं और जगह हुआ है तो यूट्रस में भी फंडिक रीजन जो यूट्रस का छत है, सीलिंग है, वहां इम्प्लांटेशन सबसे सूटेबल इम्प्लांटेशन होता है। अगर वो जगह छोड़ के सपोज फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो गया या आउटर मतलब आपके फैलोपियन ट्यूब यूट्रस के बाहर एब्डोमिनल एरिया में अगर हो गया, दैट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो वो जो एम्ब्रियो है वो वायबल नहीं है, उसको मरना ही है, उस पर्टिकुलर एम्ब्रियो को नष्ट होना ही है, क्योंकि वो ग्रो नहीं हो सकता है। फैलोपियन ट्यूब में जगह ही नहीं है उतना, तो फैलोपियन ट्यूब भी बर्स्ट हो सकता है, मदर के लिए भी वो रिस्की होता है उस तरह की प्रेगनेंसी, ठीक है, ओके। फिर कैंसर, ऑफ कोर्स, स्टिल बर्थ्स, इनफर्टिलिटी, अबॉर्शन, ये सारी लेटर कॉम्प्लिकेशंस है किसी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस की। अब इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? टू अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर्स, क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन कैरियर वाला पर्सन हो, हाउ वुड वी नो इफ वी डोंट नो द पार्टनर? तो दैट्स व्हाई वी शुड अवॉइड हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द अननोन पार्टनर। देन ऑलवेज यूज कॉन्डम्स, बिकॉज कॉन्डम्स एक ऐसा और अकेला बैरियर मेथड है जो एसटीडीज को रोकता है। सो ऑलवेज यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग कॉइटस, ठीक है। एंड इन केस ऑफ डाउट, अगर कुछ इन्फेक्शन हो रखा है, यू हैड नो, कुछ भी अगर किसी को भी हो रहा है, सो दे शुड ऑलवेज कंसल्ट अ डॉक्टर। अगर इसमें से कोई भी सिम्टम्स नजर आ रही है, दे शुड ऑलवेज कंसल्ट अ क्वालिफाइड डॉक्टर, अ सर्टिफिकेट होल्डर डॉक्टर, ठीक है, एन एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर फॉर प्रॉपर डायग्नोसिस की एक्चुअली कौन सी एसटीडी है। अगर अर्ली डिटेक्शन हुआ तो ट्रीटेबल भी है वो, है ना। देन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट, ठीक है। अब कौन कौन सी एसटीडीज जनरली हम देखते हैं ह्यूमन बीइंग में, तो कुछ आपकी बैक्टीरियल है जैसे कि गोनोरिया, है ना, ये बैक्टीरिया कॉज करती है, निजेरिया गोनोरिया। सिफिलिस है, सिफिलिस भी बैक्टीरियम है, ट्रेपोनेमा पैलिडम कॉज करती है। आपकी क्लामाइडियासिस भी बैक्टीरियल डिजीज है, कॉज्ड बाय योर क्लामाइडिया ट्राइकोसिस, ठीक है, ट्राइकोमैटिस। नेक्स्ट अगर आप देखो आपकी वायरल डिजीजेस, तो वी हैव जेनाइटल हर्पीस। जेनाइटल हर्पीस आपकी वायरल डिजीज है, कॉज्ड बाय हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, और इसको हम क्योर या ट्रीट नहीं कर सकते हैं इवन इफ इट इज डिटेक्टेड अर्ली, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका हेपेटाइटिस बी, कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस बी वायरस, और ये भी नॉन क्योरेबल है। तो जेनाइटल हर्पिस एंड हेपेटाइटिस बी। एक और है आपकी एड्स, एड्स कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। सबसे पहले एचआईवी इन्फेक्शन होता है विच लेटर लीड्स एंड प्रोग्रेसेस टू एड्स। हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में ये पढ़ना है, ठीक है। तो ये भी आपकी नॉन क्योरेबल है। तो 3 ऐसे डिजीजेस है आपके, वायरल डिजीजेस है विच आर नॉन क्योरेबल इवन इफ दे आर डिटेक्टेड अर्ली, क्योंकि ये वायरसेस म्यूटेट करती है, ऑटो म्यूटेट करती है, तो इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर क्योर अवेलेबल नहीं है। आपका जेनाइटल वॉर्ड्स जो है वो भी एक तरह का वायरल डिजीज है, कॉज्ड बाय ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कॉज करती है। एक प्रोटोजोअल डिजीज भी है, ट्राइकोमोनियासिस, कॉज्ड बाय ट्राइकोमोनस वैजाइनलिस। ये एक प्रोटोजोअल आपकी एसटीडीज है। तो मैंने ये छोटा सा एक लिस्ट बनाया है, ज्यादा डिसऑर्डर्स नहीं है, दिस इज मोर देन एनफ फॉर यू, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, अब हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी की। तो अगर हम इनफर्टिलिटी की बात करें, इनफर्टिलिटी का जो डेफिनेशन है उसका ही मतलब है कि अगर 1 या 2 साल से ज्यादा कोहैबिटेशन मतलब एक साथ रहना, एंड विथ ऑफ कोर्स अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के साथ, अगर द कपल इज वांटिंग टू कंसीव अ चाइल्ड बट अनएबल टू डू सो इवन आफ्टर योर इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड कोइटस एंड कोहैबिटेशन फॉर 1 to 2 years, दैट इज इनफर्टिलिटी, जो 2 तरह की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जो प्राइमरी इनफर्टिलिटी होती है आपकी, उसमें क्या होता है दैट द कपल हैव नेवर कंसीव्ड अर्लियर, पहली बार ही वो कोशिश कर रहे हैं बट दे आर अनेबल टू कंसीव इवन आफ्टर 1 to 2 years ऑफ कोहैबिटेशन। तो सेकेंडरी आपकी जो इनफर्टिलिटी होती है उसमें कपल दे हैव कंसीव्ड अर्लियर बट दोबारा जब दे हैव स्पेस्ड
देयर प्रेगनेंसी और अब वो सोच रहे हैं एक और बच्चा लेने का, तो तब वो नहीं प्रेग्नेंट हो पा रहे हैं, दैट इज योर सेकेंडरी, कंसीव प्रीवियसली बट अनएबल टू कंसीव फॉर द सेकेंड टाइम। अब इसके करेक्टिव मेथड्स क्या है, कैसे हम इनफर्टिलिटी को ट्रीट कर सकते हैं। बाय द वे इनफर्टिलिटी कई तरह की होती है, मेल फीमेल दोनों में, ठीक है। मेल्स में भी कई सारी इनफर्टिलिटीज होती है, ज्यादा मोर देन फीमेल्स एक्चुअली। ऑलिगोजूस्पर्मिया, एजूस्पर्मिया, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसको इम्पोर्टेंसी भी बोलते हैं, इस तरह की कई सारी डिसऑर्डर्स हो सकती है, इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स हो सकती है। दोज आर द रूट कॉजेज। फीमेल्स में भी होती है एनओव्यूलेशन के वजह से, है ना, मेनोरेजिया के वजह से, फिर पीसीओडी के वजह से, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल के वजह से, एटसेट्रा, ठीक है। ओके, अब इसके करेक्टिव मेथड्स के लिए हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी मोस्टली यूज करते हैं। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में क्या आ जाता है, एक आपकी इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन और दूसरी आपकी इन वाइवो फर्टिलाइजेशन। इन वाइट्रो का मतलब ही है कि फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो रहा है, इसलिए इन वाइट्रो, और यहाँ इन वाइवो मतलब बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है गैमीट्स का। तो इन वाइट्रो में आपका सबसे पहले आता है जिफ्ट, जिसमें हम मेल से स्पर्म एंड फीमेल से ओवम कलेक्ट करते हैं, उसको पेट्री प्लेट में फर्टिलाइज करेंगे, जाइगोट बनेगा। जाइगोट से 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, ये अप टू 8 सेल्स मतलब ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं ना वो एक एक सेल को, वो 8 ब्लास्टोमियर स्टेज तक अगर हम मिला तो उसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे, इसीलिए उसे हम बोलते हैं जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। सो दी up to 8 blastomere stage of embryo is transferred into the fallopian tube. अगर 8 से ज्यादा सेल स्टेज है तो हम उसको ऑब्वियसली यूटरस में ट्रांसफर करेंगे, तो इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर। ऐसा इसीलिए बेटा क्योंकि जब आपकी जाइगोट बन जाती है एम्प्यूला इस्थेमिक रीजन में, फिर वो जब क्लीवेज चल रहा होता है, वो क्लीवेज के प्रोसेस के साथ साथ वो जाइगोट एम्ब्रियो सब नीचे धीरे 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 यूटरस के तरफ आते रहते हैं। तो 8 सेल तक तो मोड्यूला, 16 सेल मोड्यूला, 32 के बाद जो स्टेज है वो है ब्लास्टोसिस्ट। तो 8 के बाद तुरंत आपकी स्टेजेस बढ़ने लगती है क्लीवेज का प्रोसेस, और वो ब्लास्टोसिस्ट बनने को तैयार है और इम्प्लांटेशन के लिए तैयार है। अगर हमने आप मोर देन 8 को फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया तो वही इम्प्लांट हो जाएगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाएगी, इसीलिए यूटरस में ट्रांसफर करेंगे। लास्ट में आता है आपका ICSI। अगर आप देखो इन दोनों में ही फर्टिलाइजेशन जो है बॉडी के बाहर हुई है ना, हमने पेट्री प्लेट में फर्टिलाइजेशन करवाया है, इसलिए इन वाइट्रो। यहाँ ICSI भी माइक्रोस्कोपिक वे में हमने स्पर्म को डायरेक्टली साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम में ट्रांसफर कराया है, सो इसीलिए इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। यहाँ भी बॉडी के बाहर हम आर्टिफिशियली फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं। नेचुरली बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन कराने के लिए वी कैन डू AI, दैट इज योर नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। पहले आया बाद में AI आया है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक्चुअली कैटल ब्रीडिंग में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। और अगर हम ह्यूमन की बात करें, इसमें सिर्फ द सीमेन इज कलेक्टेड फ्रॉम द मेल, है ना, बायोलॉजिकल मेल ऑब्वियसली जो फादर बनने चाहता है, उस सीमेन को हमने वजाइना में या सर्विक्स में इंसेमिनेट कर दिया, डाल दिया, दैट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन भी होता है ना। सीमेन की अगर स्पर्म की मोटिलिटी उतनी ज्यादा नहीं है तो उस केस में हम लोग यूट्रस तक भी डाल सकते हैं सीमेन को, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। दोनों ही यूजुअली AI किया जाता है अगर कम स्पर्म की काउंट अगर कम है या इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, तो इंसेमिनेट नेचुरल वे में नहीं कर सकता क्योंकि इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, उस केस में AI अपना सकते हैं। अगर मोटिलिटी काफी कम है स्पर्म की तो ये काम भी कर सकते हैं हम, ठीक है। गिफ्ट में, इसमें दोनों में देखो स्पर्म अंदर जा रहा है, मतलब फर्टिलाइजेशन अब होगा बॉडी में, फैलोपियन ट्यूब में होगा, तो इन वाइवो है। अगर गिफ्ट की हम बात करें तो दैट इज योर गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। यहां हमने फीमेल डोनर से एग लिया, है ना, या अगर फीमेल जो बायोलॉजिकल मदर बनना चाहती है उसका ही एग अगर नहीं रिलीज हो रहा है तो वी कैन बाय गिविंग FSH और ओव्यूलेशन करा के LH दे के ओव्यूलेशन करा के हम ओवम लेके उसको फैलोपियन ट्यूब में डाल सकते हैं, या तो सरोगेट मदर की या वो सेम मदर की। और फिर हमने स्पर्म भी लिया फीमेल से और फिर
मेल इंडिविजुअल से, डोनर से या बायोलॉजिकल फादर से, और फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया। दोनों गैमीट्स को, इसलिए गैमीट बोल रहा है, फैलोपियन ट्यूब में डाला है। अब फर्टिलाइजेशन अंदर ही हो रहा है, तो इन वाइवो फर्टिलाइजेशन है, तो गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर भी हम कर सकते हैं। एंड इन सब के अलावा भी अगर इनमें से कोई भी काम नहीं आ रहा, बिकॉज दीज आर वेरी कॉस्टली, सारे बहुत एक्सपेंसिव है और काफ़ी कम सेंटर्स हैं इंडिया में जो लीगल वे में, प्रॉपर वे में, हाइजेनिक वे में और सक्सेसफुल रेट जिनका अच्छा है, बहुत ही कम है इंडिया में। इसीलिए सरोगेसी एंड एडॉप्शंस भी एक बहुत ही प्रॉपर सक्सेसफुल ऑप्शन हो सकता है फॉर कपल हु वांट टू कंसीव। ठीक है, सो दिस इज अबाउट आवर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। काफ़ी छोटा सा चैप्टर था, इसीलिए मैंने इस वे में एक्सप्लेन किया है एंड प्रॉपर छोटे छोटे नोट्स दिए हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, दीज नोट्स आर वेरी मच यूजफुल फॉर एवरी नीड स्टूडेंट जो 2025 में बैठने वाला है, उनके लिए भी ये नोट काफ़ी ही एकदम कंसाइज वे में है, प्रॉपर वे में है, अंडरस्टैंडेबल है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है एंड पॉइंट टू पॉइंट है। उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। यस, बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी है ना। एक्टिव रिकॉल करो, मैं हमेशा बोलती हूँ एक्टिव रिकॉल कैन हेल्प यू गो अ लॉन्ग वे, याद रखिएगा। तो दिस इज अ प्रॉपर वे टू रिकॉल वॉट एवर यू हैव लर्नड, है ना। चलो, थैंक यू वेरी मच बच्चों, अपना ध्यान रखिएगा। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और मैं नेक्स्ट लेक्चर में आऊँगी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस लेके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।